जय हिंद दोस्तों। आज हिंदी पाठशाला के ऑडियो प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हम आज आप सबके लिए करंट अफेयर्स में ऑडियो आर्टिकल 5 में लेकर के आए हैं। आज हमारा जो आर्टिकल है वह द हिंदू में प्रकाशित लेख टॉक्सिस डाइजेस्टर ऑन विशाखापट्टनम गैस लीक और द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख कॉन्सिनरी टेल सम्मिलित सारांश पर आधारित है। तो आइए आज हम देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में विशाखापट्टनम में जो गैस लीक हुआ है उसके बारे में आप सबको हम आज विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश में 15 से 15 किलोमीटर विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर इंडिया कंपनी में स्टायरीन गैस लीक का मामला सामने आया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे में दर्जन भर लोगों की मौत हुई और भारी संख्या में बीमार पड़े लोग और वहीं पर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ स्थित में पेपर मिल में भी विषैली गैस के रिसाव का मामला सामने आया। इस हादसे में 7 लोग इसके चपेट में आए। मिल में टैंक के सफाई के दौरान गैस लीक की बात सामने आ रही है। इस आपदा के मामले में एक बार फिर उद्योगों के सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस घटना के कारण आज पुरानी घटना भोपाल गैस त्रासदी की दुखद यादों को ताज़ा कर दी। मिथाइल आइसोनेट नामक गैस के रिसाव से हजारों लोगों की इस त्रासदी का खामियाजा भुगतना पड़ा। विशाखापट्टनम में हुए हाल ही में गैस त्रासदी से यह पता चलता है कि हमने भोपाल गैस त्रासदी के कोई सबक नहीं सीखा। इस त्रासदी के बाद कई कानून बने लेकिन इसकी सुरक्षा से अभी तक हम संजीदा नहीं हो सके हैं। हमेशा इस तरह की बड़ी घटना के पश्चात ही देश में विचार विमर्श का दौर शुरू होता है। इससे यह प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं प्रशासन के क्रियान्वयन पर सवाल खड़ा होता है। साथ ही साथ ऐसी कंपनियों का सघन आबादी के बीच बनना चिंता का विषय है। भोपाल की यूनियन कार्बाइड की तरह एलजी पॉलीमर भी घनी आबादी में स्थित है। ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां नागरिकों के रोजगार का तो साधन हैं लेकिन कहीं न कहीं नागरिकों की सुरक्षा भी सरकार के लिए चिंता का विषय है। इस तरह आइए देखते हैं कि यह जो है इस कंपनी की स्थापना कब हुई और इस कंपनी का उद्देश्य क्या था। तो इस कंपनी की स्थापना वर्ष 1961 में हुई। इस कंपनी का नाम जो था वह एलजी पॉलीमर इंडिया है। यह मूलतः दक्षिण कोरियाई कंपनी में 1961 में इसकी स्थापना हिंदुस्तान पॉलीमर के नाम से हुई थी। मतलब कि सर्वप्रथम जब यह कंपनी स्थापित हुई थी तो इसका नाम हिंदुस्तान पॉलीमर था, लेकिन जब एलजी ग्रुप ऑफ कंपनी ने इसको अडॉप्ट कर लिया, हायर कर लिया, तो इसका नाम एलजी पॉलीमर केमिकल कंपनी के नाम से जाना जाने लगा। और यह जो कोरियाई कंपनी के द्वारा एलजी केमिकल द्वारा इसे ओवरटेक करने के पश्चात इस कंपनी का नाम एलजी पॉलीमर इंडिया हो गया। यह कंपनी पॉलीमर निर्माण और सेवाओं का नेतृत्व करती है। इस कंपनी में पॉलीस्टीरीन और प्लास्टिक यौगिकों का निर्माण किया जाता है। स्टायरीन नामक एक कार्बनिक यौगिक का बहुलक पॉलीमर होता है। स्टायरीन केमिकल का जो है पॉलीमर जो फार्मूला होता है केमिकल का वह क्या होता है, स्टायरीन केमिकल का C8H8 होता है। स्टायरीन कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक यानी एक हाइड्रोकार्बन है। इसके साथ ही हम देखते हैं यह एक तरल के रूप में कारखानों में संग्रहित किया जाता है लेकिन यह आसानी से वाष्पित हो जाता है। इसे 20 अंश सेल्सियस से कम ताप पर रखना पड़ता है। यह एक जो है कह सकते हैं कि टिक रसायन है। यह जो है एक सिंथेटिक रसायन है। इसे विंजाइल बेंजीन एथेनाइल बेंजीन के रूप में भी जाना जाता है। यह एक रंगहीन, स्वाद, ज्वलनशील एवं मीठी गंध होती है। इसमें दूसरे रसायन भी मिलाए जाते हैं जो इसे तेज गंध देते हैं। यह कुछ तरल पदार्थों में घुल जाते हैं लेकिन तरल पदार्थों में तो घुस ही जाते हैं लेकिन जल में घुलने का जो है जल्दी से घुलते नहीं हैं। स्टायरीन के अल्पकालीन संपर्क से के साथ ही संबंधी समस्या, सांसों की समस्या, आँखों में जलन आदि समस्याएं पैदा हो सकती हैं। दीर्घकालिक संपर्क होने पर केंद्रीय
तंत्रिका तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव, ल्यूकेमिया आदि दुष्प्रभाव पड़ सकता है। स्टायरिन से उठने वाले जो लक्षण हैं वह सिर दर्द, थकान, कमजोरी महसूस करना आदि। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के मुताबिक भारत में बीते वर्षों में 130 रासायनिक दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं। इन घटनाओं में 250 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो औद्योगिक दुर्घटनाओं में के मामले में मुख्य औद्योगिक का केंद्र रिकॉर्ड निराशाजनक रहा है। 1997 में एचपीसीएल रिफाइनरी विस्फोट में 60 लोगों की मौतें, 2012 में एक स्टील प्लांट में हुई दुर्घटना से 19 लोग हताहत हैं। इसके साथ ही दिसंबर 1984 में भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड प्लांट में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस लीक होने से 3000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं पर पुणे में क्लोरीन रिसाव, भिलाई स्टील कंपनी में गैस रिसाव, रत्नगिरी में अमोनिया गैस रिसाव और जनधन की हानि हुई। 1904 के तत्पश्चात श्री राम फर्टिलाइजर कंपनी जो है वहाँ पे दिल्ली में जो ओलेमियम गैस के लीक हो जाने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार हम देखें कि हमारे देश में रिसाव की घटना कोई नई घटना नहीं है, यह पहले भी हो चुकी है। इससे हमारे सरकार को कंपनी से संबंधित सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। अब सवाल यह सामने आ रहा है कि क्या भारत में इससे संबंधित कोई कानून है? दरअसल भोपाल गैस त्रासदी के समय दोषियों को सजा दिलाने के लिए भारतीय दंड संहिता ही था एकमात्र प्रशासनिक कानून के रूप में देखा जाता था। लेकिन सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत आरोपियों पर केस दर्ज किया। बाद में धारा 304 ए के तहत तय किए गए कानून के तहत 2 साल की सजा तय की गई। इसके पश्चात सरकार ने पर्यावरण विनियमितता तथा सुरक्षा उपायों सहित कई कानूनों को पारित किया। 1985 में द भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट, इसके तहत केंद्र सरकार को क्षतिपूर्ति के दावेदारों की ओर से समझौता कर सकने की शक्ति दी गई। इसके साथ ही यह जो है क्षतिपूर्ति की दावेदार समझौता कर सकते थे। यह कानून भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े दावों को सुरक्षित रखने के लिए यह कानून लाया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1966 केंद्र सरकार को औद्योगिक इकाइयों के लिए पर्यावरण सुधार के उपाय अपनाने, मानकों को निर्धारित करने और निरीक्षण करने की शक्ति प्रदान करता है। यहीं पर 1991 में द पब्लिक एबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट लाया गया, जो खतरनाक पदार्थों से निपटान के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने का प्रावधान है। आगे चलकर राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम का भी निर्माण किया गया। इसके तहत पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम उन क्षेत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपील सुन सकता है जहां पर कोई भी औद्योगिक प्रक्रिया पर काम नहीं किया गया हो। इसके अलावा उन अपील को भी सुन सकता है जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का प्रभावी और शीघ्र निपटान करना मकसद है। पर्यावरण संरक्षण व वनों के संरक्षण से है। यह अधिनियम औद्योगिक गतिविधियों से संबंधित प्रावधानों की सहायता करता है। यही कारण है कि विशाखापट्टनम में घटना होते ही राष्ट्रीय हरित अधिकरण सक्रिय हो गया और संबंधित कंपनी पर 50 करोड़ का जुर्माना लगा दिया। चिंता का विषय यह है कि तमाम कानून के बावजूद देश में ऐसी छोटी बड़ी रासायनिक घटनाएं होती रहती हैं जिसे सरकार रोकने में नाकाम रही है। अब सामने सवाल यह है कि क्या सरकार भविष्य के लिए कुछ करेगी? किसी भी रासायनिक आपदा के कई संभावित कानून हो सकते हैं कारण हो सकते हैं। यह घटनाएं जैसे मानवीय कारण, तकनीकी कारण इत्यादि कारण हैं।
भोपाल गैस हादसा भी इन्हीं घटनाओं का नतीजा था, लेकिन यह सरकार की लापरवाही या विडंबना है कि किसी को भी इससे संबंधित अपराध के लिए कोई सजा का कानून नहीं है। यही कारण है कि जिस तरह भोपाल गैस त्रासदी के पश्चात औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा के लिए पारदर्शिता होनी चाहिए थी, वहीं वह आई है। कानूनों का बेहतर क्रियान्वयन ही एकमात्र उपाय है। द सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 में संशोधन कर गैर न्यूक्लियर दुर्घटनाएं की क्षति पूर्ति करने के प्रावधान भी शामिल हैं करने की ज़रूरत है, लेकिन इस कानून में केवल न्यूक्लियर दुर्घटनाओं में होने वाली क्षति की पूर्ति करने का प्रावधान है, परंतु संशोधन के पश्चात गैर न्यूक्लियर दुर्घटनाओं की क्षतिपूर्ति करने का भी प्रावधान सरकार को करना चाहिए। इसीलिए कानूनों में सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि रासायनिक उद्योगों द्वारा लापरवाही बरतने वालों में डर बनी रहे। द पब्लिक लायबिलिटी फॉर एक्ट 1991 के तहत एक इन्वायरमेंटल रिलीफ फंड की भी स्थापना की गई। इसका मकसद इस दुर्घटना में हुए लोगों की क्षति को राहत पहुंचाने में किया जाना चाहिए। और उधर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम ने भी सैनिक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। मसलन कच्चे माल के रूप में उपयोग करने वाली जो रासायनिक कंपनियों को ऑन साइड और ऑफ साइड आपातकालीन योजनाएं बनानी होंगी। कंपनी के पास कुशल मानव शक्ति एवं बेहतरीन अवसंरचना होनी चाहिए ताकि किसी भी स्तर पर रासायनिक दुर्घटनाओं को रोका जा सके। साथ साथ कंपनियों के लिए कंपनी ऑडिट भी करना होगा। इस तरह दुर्घटनाओं में हो रहे नुकसान के लिए ज़रूरी है ऐसे प्लांट आबादी के से दूर स्थापित किए जाएं। एलजी पॉलीमर कंपनी के आसपास आबादी की सघनता है और भोपाल में यूनियन कार्बाइड कंपनी भी आबादी की सघनता के बीच स्थित है। आबादी की सघनता ही त्रासदी की वजह बना था। भोपाल हादसे के बाद बने कानूनों आपदा प्रबंधन कानून को भुला दिया गया है। इसमें चाहिए कि रासायनिक जहरीली गैसों के आसपास के लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए, अब नए सिरे से सुनिश्चित करना चाहिए। इसके पश्चात ही ऐसे कारखाने जो हैं वह आबादी के बीच न रहें। ऐसे कारखानों का कहीं भी ना स्थापित करने के पश्चात इसे एक निश्चित जगह स्थापित किया जाए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एलजी पॉलीमर के खिलाफ पर्यावरण प्रदूषण के मामले दर्ज रहे हैं, लेकिन इस मामले को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया गया। इस कंपनी के पास पेट्रोकेमिकल प्लांट के लिए 1997 और 2000 के दौरान परिचालन के लिए पर्यावरणीय मंजूरी नहीं थी। कंपनी ने बिना पर्यावरणीय मंजूरी के अपना काम जारी रखा था और लोगों के स्वास्थ्य के साथ धोखा किया जा रहा था, पर किसी को भनक तक नहीं लगी। जाहिर यह है कि बिना स्थानीय मिलीभगत के नहीं हो सकता, लिहाजा इसमें भ्रष्टाचार का भी घिनौना चेहरा छिपा दिखाई देता है। एलजी पॉलीमर कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है और ऐसी कंपनियों के आने को रोजगार के इजाफे को दूर से देखा जाता है। मजदूर को संकट के बाद चीन के प्रति उपजे अविश्वास, कोरोना संकट के बाद जो चीन और अन्य देशों के बीच एक अविश्वास उत्पन्न हुआ है, उसके चलते चीन छोड़कर जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वह चीन छोड़कर कई अन्य राष्ट्रों में जाने का निर्णय कर ली हैं, जिसके कारण भारत निरंतर प्रयास कर रहा है कि वह बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में स्थापित हो जाएं। लेकिन इन सभी मामलों में हमारी सरकारें औद्योगिक और नागरिक सुरक्षा की अनदेखी कर देती हैं, लिहाजा इन कंपनियों पर कानूनी बाध्यता जरूरी है। यकीनन कोरोना संकट ने बड़ी रोजगार संकट से के कारण आज भारत जो है विश्व परिदृश्य में बड़े रोजगार संकट से जूझ रहा है, लेकिन सुरक्षा के मानकों से समझौता नहीं किया जा सकता। इसलिए सरकार को औद्योगिक सुरक्षा मानकों पर
गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमारी सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह घटना ना हो। धन्यवाद दोस्तों। हमें आशा है कि आप लोगों को यह गैस त्रासदी घटना पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रतिदिन के आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए हम आपके लिए हमेशा द हिंदू अखबार एवं इंडियन एक्सप्रेस से संबंधित जो मुख्य आर्टिकल हैं उनको आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।